बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुएब उल्ला चीमा, चेयरमैन तकबीर पार्टी पाकिस्तान। आज हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 11 जून है और दिन की शाम के तकरीबन 4 बजे का टाइम है ना। कल 10 जून को हमारा एक वफाकी बजट पेश हुआ है जो कि 9,502 अरब रुपए का है। उस वफाकी बजट में जो सबसे बड़ी रकम रखी गई है जो कि 3,950 अरब रुपए है, वो है हमने कर्ज़ों की मद में वापस करने हैं। और उसके बाद हमारा डिफेंस बजट आ जाता है जो कि 1,523 अरब रुपए है। उसके बाद जो मेन है वो 565 अरब रुपये पेंशन में पेश होंगे। ये सारे कुल मिला के जो है तकरीबन जो ये रकम बनती है ये 6,038 अरब रुपये। और उसके बाद जो हमारे पास टोटल बाकी तमाम एक्सपेंडिचर के लिए जो पैसे रकम बचेगी वो है 3,464 अरब रुपये तकरीबन। अब इसके अंदर जो है हमने 39 वफाकी महकमे भी चलाने हैं, ऑलमोस्ट 37 सूबाई महकमे भी चलाने हैं और बाकी सारे काम भी करने हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हमारे पास जो तरक्याती बजट की मद में पूरे मुल्क के लिए जो रकम रखी गई है वो है तकरीबन 700 अरब रुपया। अब इससे आप इस अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ाना की बुनियाद पर डेली की बुनियाद पर तकरीबन 10.82 अरब या 10.82 या 11 अरब रुपये रोज़ाना की बुनियाद पर हमने सूद और कर्ज़ की मद में वापस करने हैं डेली की बुनियाद पर। और 4 अरब रुपये हमारा डिफेंस का एक्सपेंडिचर है डेली का ना। तकरीबन 1.5 अरब रुपया हमारा पेंशन में जाता है रोज़ाना का। और अब इससे आप और जो हमारे जो तरक्याती अखराजात हैं यानी तरक्यात के लिए जो हमने रखे हैं सारी रकम वो सिर्फ 2 अरब रुपये पर डे है। अब ये यहाँ सबसे अहम जो मुझे इसे इंटरेस्ट नहीं है कि ये ऐसा क्यों हुआ ना, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप ये देखें कि जब 1988 में जनरल ज़िया-उल हक शहीद हुए हैं 17 अगस्त 1988 को, उस वक्त पाकिस्तान का कर्ज़ क्या था। उस बाद हम देखें कि जब जनरल मुशर्रफ ने ये हुकूमत छोड़ी है, प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब ने 2007 में ऑलमोस्ट, उस वक्त पाकिस्तान का टोटल लोन था 33 अरब डॉलर्स। और आज जो हमारा वो लोन है तकरीबन जो वो बता रहे हैं वो तकरीबन 200 बिलियन US डॉलर है। हमने ये देखना है कि पिछले 15 साल में ये लोन यहाँ तक कैसे पहुँचा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान को इस मुल्क तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार कौन हैं और उन ज़िम्मेदारों को हमने कटहरे में लेके आना है, चाहे वो इंडिविजुअल हैं चाहे वो इदारे हैं। अब इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हर एक चीज़ के बारे में बोल सकते हैं। हम शख्सियात को जितना मर्जी भला बुरा कह सकते हैं। मसलन आसिफ ज़रदारी साहब हैं या मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं या मौलाना फजल रहमान साहब हैं या जमात इस्लामी वाले का तो खैर उनका जिक्र थोड़ा कम आता है, और या MQM वाले हैं। इनके बारे में तो हम कह सकते हैं कि जी हम इनको लटकाएंगे और एक दूसरे को भी कहते रहते हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आसिफ ज़रदारी को लटकाऊंगा और डी चौक में पता नहीं कहाँ लटकाऊंगा। ज़रदारी साहब भी अक्सर उसका जवाब देते हैं आगे से कि नहीं जी मैं आपको लटकाऊंगा और आपसे झूठी रकम बरामद करूँगा और पता नहीं क्या करूँगा ना। इमरान खान साहब की बहुत सारी तकरीरें मैंने सुनी, उसमें उन्होंने भी कहा कि पता नहीं मैं मरियम आपको लटका दूँगा या पता नहीं, और भी जो हमजा शहबाज हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं या और भी जो इदारों के सरबराहान हैं, पता नहीं पुलिस के साथ मैं क्या करूँगा, इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी। तो मेरे भाई आप किसी को लटकाएं या ना लटकाएं ये तो आपका मामला है ना, हमारा मामला ही नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारे पास तरक्याती बजट के लिए सिर्फ 2 अरब रुपये रोज़ाना है। हमारे पास पेंशन में देने के लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपये रोज़ाना का हमारा खर्चा है। हमारा तीनों फोर्सेस का मिला के, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का मिला के रोज़ाना का खर्च जो है 4.17 अरब रुपया पाकिस्तानी या 4 अरब रुपया पाकिस्तानी आप कर लेना। अब ये देख लें कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है वो 200 अरब डॉलर है और हमारा जो बजट पेश हुआ है वो 48 अरब डॉलर का है ना। अब मुझे आप ये बताएं कि हमने क्या करना है कि हमने इन 15 सालों में जो लोग मुल्क को इस हद तक लेकर आए हैं उनका तयन करना है एग्जैक्टली। इदारों के इस मुल्क के सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप शख्सियात के खिलाफ बात कर सकते हैं, आप इदारों के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते हैं। हमें क्या कहा जाता है कि आपने अगर किसी भी इदारे के खिलाफ बात की, मुकर्रना के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ या किसी के खिलाफ भी, या हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ या पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ या जो वापटा वगैरह हैं, जो सप्लाई कंपनीज़ हैं, अगर या ट्रांसपोर्टेशन है, किसी भी इदारे के खिलाफ अगर हम बात करेंगे तो हमें 5 साल तक सज़ा हो जाएगी ना। मैं पहले अपनी बहुत सारी जो कि ये वीडियो हम 3 साल के बाद 3.5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। लास्ट वीडियो हमने रिकॉर्ड की थी फरवरी 2019 में थी गालबन, और उसके वक्त मैंने दाढ़ी भी नहीं रखी हुई थी। अब तो मैंने उम्र अदा करने के बाद दाढ़ी वगैरह भी रख ली और काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई 2019 से लेकर अभी। ऑलमोस्ट हम 3 साल और 4 माह बाद यानी ऑलमोस्ट 40 मंथ्स के बाद, 40 माह के बाद हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बात ये कि जब हम किसी के खिलाफ बात ही नहीं कर सकते तो मुझे ये बताएंगे हम किसके खिलाफ बात करें। और आप सब लोग कहते हैं कि जी इल्यूमिनाती है, और ये सच बात है। ऐसा समझा जाता है कि इल्यूमिनाती एक दुनिया की तंजीम है यहूदियों की जो कि अल्लाह पाक के बाद दुनिया का निज़ाम चलाती है। हमने ये सुना हुआ है कि इसके 6 मतलब लोग जो ज़िम्मेदार होते हैं अमूमन, और हर साल एक आध दिन का बंदा चेंज हो जाता है। इल्यूमिनाती का हेड बनने के लिए ज़रूरी है कि बंदा जो है वो यहूदी उसका होना ज़रूरी है। कोई भी मुसलमान, ईसाई, हिंदू का मतलब है या
नॉन रिलीजन जो हैं इसराइली, कोई भी रशियन इसका हेड नहीं बन सकता ना। मैं ये आपसे पूछता हूँ कि जो पाकिस्तान की इल्यूमिनाती है ये कौन है? पाकिस्तान में इल्यूमिनाती हैं जनाब हमारी अदलिया, हमारी मुकन्ना, हमारी मीडिया, सब लोग इसमें क्या हिस्सा बकदरे जुस्सा वाली बात है ना। जितने हमारे मीडिया एंकर्स हैं, जितने चैनल, सब ये देखें हमें सियासत में उलझाया जा रहा है ना। मैं आपको एक प्रेजेंट की मिसाल दूंगा कि हमारा एक जहाज़ भर के गया यूक्रेन के अंदर, इमदाद गई है ना। मैं और उसमें जो क्योंकि और जो हमें अपना जो हमारे मुल्क का जो अलमिया इस वक्त चल रहा है थर के अंदर ना, सुना है कि ऑलमोस्ट 4000 जानवर मर गए हैं, यानी 150 से 200 ऊँट पर डे मर रहे हैं ना। 400 साढ़े 400 ऊँट मरे हैं। मेरा सवाल ये है कि कितने लोगों को अरेस्ट किया आपने, वाइल्ड लाइफ वालों को ना? कितने लोग, वो लोग जो महकमा हैवानात से इससे मुतल्लिका हैं, जिनके ज़िम्मे में ये थर आता है, जिसमें एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट NDMA भी है, जिसके चेयरमैन जनाब आसम, जनरल आसम रहे हैं, डेफिनेट आसम, और फिर आप वो बाहर चलेंगे सुना रिज़ाइन करके। सवाल ये है कि उस अथॉरिटी ने इसके लिए क्या किया है, लेकिन हमने थर का तो नाम ही नहीं आने देना, क्योंकि हमें हर वक्त सियासत चाहिए होती है इस मुल्क के अंदर। जितने पी कार में जितने शो आप देख रहे हैं, आप स्टार्ट कर लें इरशाद भट्टी को लें, रऊफ क्लासरा को, एक लगारी साहब पे बारी, वो एक डॉक्टर पता नहीं कौन जो आती है उसके ऊपर, वो शेख शुएब के चैनल के ऊपर, गालवन बोल्ड TV उसका नाम है, वो नंबर 1 चैनल, मैं पता नहीं डॉक्टर फायजा समथिंग इस तरह कुछ नाम है, मैं नंबर 1 हूँ, या इस तरह वो काजी सईद और इस तरह के बहुत सारे कार्टून, ये हसन निसार जैसे नमूने जो हैं बहुत सारे इसमें, जो जवेद चौधरी डड्डू जो है ये इस्लामाबाद वाला ना, ठीक है जी। आप इस तरह देखें कि तमाम मीडिया के चैनल जो है पी कार में क्या दिखाया जा रहा है, जी शहबाज शरीफ ने ये कह दिया, जी नवाज शरीफ ने ये कह दिया, जी जरदारी साहब ने कह दिया, जी बिलावल ने कह दिया है। तो यूक्रेन की हम बात कर रहे थे कि इमदाद यूक्रेन क्यों गई है, क्योंकि वो जो है बिलावल जरदारी साहब और उनकी वो गर्लफ्रेंड जो है हिना अरबानी खार वाट एवर शी इज़, ठीक है जी, उसको भी साथ ले गए हैं और एक इमदाद का जहाज़ भर के ले गए हैं, क्योंकि उससे पोलिटिकली उनको स्टैंड मिलता है कि जी भुट्टो क्या नाम है उसका, बिलावल जरदारी जो है वो नया बना वज़ीर ख़ारजा, तो उसने दुनिया में स्टैंड लेने जी मैंने यूक्रेन इमदाद भेजी है। मैं बिलावल साहब से पूछता हूँ कि आपको आप खुद सिंध के रहने वाले हैं, थार का बहुत बड़ा हिस्सा जो है यानी पंजाब, जनूबी पंजाब के बाद सिंध में हम दाखिल हो जाते हैं, आपको वहाँ पर वो नज़र नहीं आया है, ठीक है जी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो एक खातून थी, यकीनन मंडी बाउद्दीन की होगी, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं मंडी बाउद्दीन का बेसिकली रहना हूँ, चक 45, मेरा बोर्ड भी वहीं पर रजिस्टर्ड है, मंडी बाउद्दीन के गाँव चक पिंजारी तहसील मलकवाल में, और ऐश वैसे मैं मतलब लाहौर में और आजकल कोट नैथा में रह रहा हूँ, दरुक की हमारी ज़मीनें हैं डिफरेंट प्लेसेस पे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीर साहब जो थे ना, वो खातून थी मंडी बाउद्दीन की होगी, यकीनन को गुंदरानी या तारडी या हमारी को रांझी होगी या साई, जो वहाँ पे ये 4 लोकल कास्टें हैं मंडी बाउद्दीन की जो ज़मींदार हैं। बाकी ये चीमे चट्ठे जो हैं ये सारे बाहर से हम लोग इधर गुजरांवाला से गए हुए हैं, पर्टिकुलर तहसील वज़ीराबाद से गए हुए हैं। तो उसने पीर साहब जब आए उसके घर में तो उसने उनको खाना दिया, तो पीर साहब जब खाना खा रहे थे तो दरमियान में एकदम से उन्होंने अपनी स्टिक उठाकर या छड़ी उठाकर बाहर फेंकी ना। तो खातून ने कहा ये क्या किया पीर साहब आपने? पीर साहब ने कहा कि कुत्ती मदीने बढ़ती सी पई तो उन छोटी बारी तक मदीने ना बढ़े। उस खातून ने कहा पीर साहब तो उन कुत्ती मदीने से तो नज़र आ गई है, प्लेटें नज़र नहीं आई, क्योंकि उसने एक और कुत्ती काट कर जो है वो पीर साहब के लिए खाना बनाया हुआ था, घर में कोई मर्द का गालबन नहीं था, तो उसने वो अकोमोडेट कर दिया पीर साहब को। तो पाकिस्तान में भी यही हाल है। बोला क्या नाम है इसका, ये जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं आजकल हमारे, ये बिल्लो रानी, क्या नाम है इनका यार, बिल्लो रानी साहिबा का, ये बिलावल जरदारी साहब। तो आपको ये बताएं जनाब कि आपको यूक्रेन तो या जरदारी साहब आपको यूक्रेन तो भेजना, जहाज़ भेजना याद आ गया है, आपको थर नज़र नहीं आता कि वहाँ पर कितनी शहादतें हो गई हैं, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया है इसमें, इस जुर्म में कि जी आपने वहाँ पर थर में इतने लोग शहीद हो गए हैं, इतने जानवर शहीद हो गए हैं और इतना वहाँ पर डिज़ास्टर है। और मैंने किसी को NDMA का कोई बयान नहीं पढ़ा अखबार में या नहीं देखा TV। फॉर दैट मैटर मैं ये बता दूँ कि मेरा अपना ज़ाती बिज़नेस है और मुझे उसको भी देखना होता है, और भी बहुत सारे मामला हर शख्स के साथ लगे हुए मेरे साथ भी हैं। तो इतना ज़्यादा जितना मैं TV या मीडिया को देखता तो नहीं देखता हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है ना। तो कहने का मकसद यह है मेरे भाई कि हमें इस हालत तक पहुंचाया किसने कि आज जो हमारा डिफेंस बजट है वो 23 अरब का डिफेंस, तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, ठीक है। और हाल ही जो सूद हमने देने वो है 3950 प्लस लोन क्या सूद या ये लोन क्या है इसमें, यानी हमने रोज़ाना जो है इसराइल को या IMM और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी मार्केट जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये किसके कौन इसका मालिक है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद अल्लाह पाक तो हर चीज़ के मालिक हैं, ये यहूदियों के इदारे हैं सारे, ठीक है जी। और ये यहूदी यानी कि आप ये समझें कि हमने डेली 11 अरब रुपया रोज़ाना, हर पाकिस्तानी सुन ले, 11 अरब रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर हमने IMF को सूद देना था, जो बेसिकली इसराइल का एक इदारा है ना। और उसके अगेंस्ट हमारी तमाम तीनों डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्मी, एयर फोर्स, नेवी के ऊपर पर डे हमारा एक्सपेंडिचर आ रहा है 4 अरब रुपया। पेंशन की बात में हमारा टोटल जो है पर डे हम दे रहे हैं 1.5 अरब रुपया तमाम मुलाजमीन के जो हैं हमारे।
और उसके बाद जो हमें जो मिल रहा है तरक्याती हजरात के मामले में अस्पताल भी हैं जिसमें सारा कुछ है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमारे पास, ठीक है, हम चला रहे हैं, एजुकेशन है, हॉस्पिटल हैं, उसमें मैं सिर्फ ₹2 पर रोज़ाना का, यानी तमाम अस्पताल पाकिस्तान में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, हायर एजुकेशन कमीशन हैं या हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल हैं, वो हमने चलाना है ₹2 पर डे से, और सूद हमने देना है ₹11। मेरा सवाल एक सादा सा है जिसके ऊपर मैं इसको एंड करूँगा, वो ये है कि जनाब इसके ज़िम्मेदारान कौन है, उनको अरेस्ट कौन करेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मेरे अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इस मुल्क की हुकूमत देते हैं तो मैं कभी किसी को लटकाने को तैयार नहीं हूँ। मेरा नाम चूँकि मैं तारा मसीह नहीं हूँ कि मैं इमरान खान को लटकाऊँगा, या मैं क्या नाम हमजा शहबाज साहब को, या शहबाज शरीफ साहब, या नवाज शरीफ साहब को, या मौलाना फजल रहमान साहब हैं, या मियाँ असददारी साहब हैं, या ये बिल्लो रानी है, बिलावल भुट्टो, और ये हमजा, और ये मोनसलाई, ये मुन्ने जो है ना, या फादर ये जो वड़ैच हैं, ये शाह सैन वड़ैच साहब हैं, या क्या नाम है परवेज़ लाई वड़ैच साहब, या इनके बेटे ये मोनस लाई वगैरह, और ये जो सालक हुसैन, जो भी इनके नाम है ना, वट एवर दे आर ना। तो मैं ये बता दूँ, पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात ही था, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मडी बाउद्दीन से है, तो इससे बिफोर 1993 ये डिस्ट्रिक्ट गुजराती में ही आता था हमारा गाँव जो था, ये चक 45 जो था। 1993 से आप तकरीबन समझें कि ऑलमोस्ट 30 साल हो गए हैं कि अब ये डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तो हम इनको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ये जो गुजराती हैं, ये जुत्ती चोर जो हैं, ये वड़ैच जो हैं, परवेज़ लाई वगैरह, और ये इसके आगे ये जो नमूने हैं मोनस लाई, और ये कार्टून जो है दूसरे जो है ना, ये बट्टी शट्टी जितने भी हैं ना, ये मतलब एनीवे इस बात के ऊपर हम इसको एंड करते हैं कि जनाब हमें अरेस्ट करना है हर सूरत में उन तमाम लोगों को जो हमारे मुल्क की इस हालत तक पहुंचाने के ज़िम्मेदार हैं, चाहे उनका तल्लक मुकर्रना से हो, चाहे उनका तल्लक जो है अदलिया से हो, चाहे उनका तल्लक जो है इदारों के साथ हो। जब तक हम नॉमिनेट नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं कि असददारी साहब ने कब आपसे कहा जाके आप रिश्वत ले लेना? मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कब आपसे जाके कहा, मियाँ शहबाज साहब ने कब आपसे कहा है कि जी फलाने में थाने में फलाना बंदा है उसका 5 या 10 रुपये ले लेना? कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? सिर्फ ये कि इल्यूमिनाती आप कहते हैं कि इल्यूमिनाती के जो असल मेंबर्स हैं वो है मीडिया पाकिस्तान का। मैं मीडिया को फुल ब्लेम करूँगा, हसन निसार को भी करूँगा, और लगारी एक साहब पे बारी पे भी करूँगा, और डॉक्टर फ़ायज़ा बोल वाली को भी करूँगा, इरशाद भट्टी को भी करूँगा, रऊफ़ क्लासरा को, ये वो चांद नाम है, काजी सईद है, और आमर मतीन, मैं वो नाम बता रहा हूँ, और भी 2-3 जो नाम मेरे जैसे निकल गए हैं ना। एक और बड़ा अच्छा बोलता है, उसका मुझे नाम भूल गया, क्लीन शेव है, और गालबन वो इस्लामाबाद से उसका प्रोग्राम आता है, तो उसका नाम निकल गया, लतशी है वो। कहने का मकसद ये है जनाब कि ये जो लोग भी इसके ज़िम्मेदारान हैं उनको ज़िम्मेदारों को पकड़ा जाए, और उसके बाद जो है उनके अलावा ऑपरेट किया जाए। सर मैं बीइंग रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल उस ग्रुप से नहीं हूँ जो आईके को, इमरान खान एंड कंपनी को सपोर्ट करता है, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आपकी तमाम पॉलिसीज़ बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि जो बंदा भी आर्मी चीफ होता है एग्जैक्टली सर उसी को पता होता है कि इंफॉर्मेशन सब सारी उनके पास होती है। किसी और शख्स के पास, चाहे वो रिटायर्ड है, चाहे वो आपका सर 62 लॉन्ग कोर्स है, मेरे जो CEO करण वांस देखी हैं उनका 57 या 58 लॉन्ग कोर्स है, यानी आपसे 4 कोर्स सीनियर हैं। और इस तरह जो मतलब लास्ट मेरे CEO थे कर्नल लश्कर नवाज, वो 67 लॉन्ग कोर्स के हैं। मैं जनरल लश्कर नवाज की बात कर रहा हूँ। यूनिट मेरे 7 इंजीनियर सर जो आजकल सियालकोट कैंट में है। कहने का मकसद यह है सर कि जो कानून है उसकी गुमरानी होनी चाहिए। कानून की गुमरानी यही कहती है कि जन्म शहर को वापस ला के फांसी दी जाए, इससे पहले कि वो फोत हो जाए वहाँ पे अपनी दुबई में, उनको फोत नहीं होने देना है। हमने कानून के मुताबिक उनको ला कर यहाँ पे लाल मस्जिद को सेटल करना है। हमने अपना स्कोर सेट करना है सर, पाकिस्तान का स्कोर सेट करना है। हमें इससे इंटरेस्ट नहीं है कि जमशेद साहब कितने बड़े अफसर थे या नहीं थे ना, और हमें ये भी नहीं देखना कि इससे फ़ौज का मोराल डाउन रहेगा। इंशाल्लाह फ़ौज का मोराल अप ही होगा कि हमने हक और सच कर दिया है ना सर। बाकी चूँकि ये आप पे डिपेंड करता है, और आप आर्मी चीफ़ हैं, हम सब रिटायर्ड अफसर के 2 ग्रुप हैं बड़े। एक जो जिन्होंने आपके ख़िलाफ़ बोला है, हम उसकी बिल्कुल उसको कंडम करते हैं, हम आपके साथ हैं, और हम ये समझते हैं कि आप बिल्कुल राइट के ऊपर हैं, क्योंकि जो इन्फो आपको हासिल है, जो प्रेशर आपके ऊपर है, वो सिर्फ आप ही फील कर सकते हैं। सर जो आप वाली हार्ड सीट पे बैठा होता है, चीफ आर्मी स्टाफ की हार्ड सीट पे बैठा होता है, उसको पता होता है कि उसकी रात कैसे गुजरेगी और दिन कैसे गुजरेगा, और उसको रात को सोने के लिए 1 घंटा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुझे पता चला कि आप बहुत लेट आवर्स तक आप ड्यूटीज़ पे होते हैं। बॉर्डर्स पे मैंने आपको देखा, ईदों पे भी, कि आप बिल्कुल आइज़ आपकी क्लोज़ हो रही होती हैं, लेकिन तब भी आप ईद अपने जवानों के साथ डिफरेंट बॉर्डर्स के ऊपर मना रहे होते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसलिए समझता हूँ सर कि मैंने खुद ये BDA 17 में या 1 के ब्रिगेड में ड्यूटीज़ की हुई हैं सारी, और आम सिविलियन लोग कभी इसको नहीं समझ सकेंगे। मैं तमाम पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड और अफसरान से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इमरान खान के साथ खड़े हैं वो बिल्कुल गलत है। आपने आपको रिवाइज़ करें। इमरान खान की कोई एक मुझे खूबी बता दें कि इमरान खान के दौर में क्या मर्डर कम हो गए थे, बच्चों के रेप कम हुए हैं, महंगाई कम हुई है तो मुझे बताएं आप ना, या मुल्क की कर्जा कम हुआ तो मुझे बताएं। सच बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को
सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए था मुराद सईद के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, कि जो वो कहता था कि जो हम $200 लेके आएंगे और अमेरिका के मुंह पे मारेंगे। यार मुराद सईद, आप $200 ले और अमेरिका के मुंह में ना मारो, हम उनको आराम से वापस कर देंगे यार, ट्रे में रख के वापस कर देंगे, गोल्डन ट्रे में, ये अपने $200 और हमें मतलब हमें IMF के और IMF के पैकेजेस नहीं चाहिए मज़ीद ना, आप उनके मुँह में ना मारो। ठीक है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट में जज सर उमर तामन दयाल साहब, आप और मैं इससे पिछले कुछ 10 साल से जानते हैं सर। आप 2004 में जज लाहौर हाई कोर्ट जज बने थे, मैं उससे 6 साल पहले जज था, यानी 1997-98 में, लेकिन क्योंकि मैं सेशन जज के इक्वल था, जो सिविल में FGCM का जज था, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के जज बने हैं। अभी सर आप मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए हैं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि जब इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आए थे अगस्त 2018 में, तो सर उस वक्त आप नहीं थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, कोई और था। तो जो भी चीज़ उसको पहला सू मोटो ये लेना चाहिए था कि मुराद सईद को अरेस्ट कर बुलाता आप अदालत के अंदर सू मोटो में, उसे कहता है कि तूने कहा था, तुमने इलेक्शन जीता है $200 अरब के ऊपर, कि जी हम $200 जो है अमेरिका के मुंह पे मारेंगे। हमारे मुल्क सबसे बड़ा मसला जो है इसको फॉरेन लोन्स हैं, इंटरनल एक्सटर्नल लोन्स हैं। तो सर आप जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, एग्जैक्टली आपको पता होगा कि आपसे पहले कौन थे, उनसे पहले कौन थे, उनको जैसे सो मोटो एक्शन लेते, उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद अगर आपके दौर में भी इमरान खान की हुकूमत रही है तो ये सो मोटो एक्शन आपको लेना चाहिए था कि जी उन्हें कहते कि जी आपने 25 करोड़ लोगों को धोखा दिया है, आपने झूठ बोला कि $200 आप लेके आएंगे। इमरान खान साहब ने हमसे फ्रॉड किया है, धोखा दिया है, उनके ऊपर 419, 420, 468, 471 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जहाँ जहाँ ये तकरीरें की हैं ना कि जी हम $200 लेके आएंगे और अमेरिका के मुंह पे मारेंगे, जैसे इमरान खान आएगा $22 की बारिश आ जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा, हम खुद तो यही समझ रहे थे। सर मैं ये बता दूँ, मैंने तो NA 131 से इलेक्शन लड़ा था लाहौर से नेशनल असम्बली का, बाद में PM नून लीग के एक अहम तरीन लीडर के कहने के ऊपर मैंने अपना वोट बैंक जो है वो नून लीग को दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि चीमा साहब आप तो MNA बन नहीं सकते। और उमर तामन दयाल साहब आप मेरे केस पे भी जज रहे हैं, मैं CO 51/2003 एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस फॉरेक्स इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। इसकी जो अभी नेक्स्ट हियरिंग है वो 15 जून को है। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 जून को। 15 जून को सर ये रेगुलर कॉल जिसमें केस लगा हुआ है जस्टिस शाहिद करीम के पास लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में। आप इसकी डिटेल में मेरे इसमें भी आप मेरे जज रहे हैं ना, और आपको बहुत सारे फैसले आपके मौजूद हैं, जस्टिस जावेद लहसन के मौजूद हैं, और इवन जो खातून वो जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, नाम मेरे से निकल गया है, वो जो प्यारी सी है ना, उनके भी फैसले इसमें मौजूद हैं। जस्टिस आशाद मलिक की बात कर रहा हूँ, उमर तामन दयाल साहब, मैं जस्टिस आशाद मलिक की बात कर रहा हूँ, उनके भी फैसले इसमें मौजूद हैं। सर आप सब लोगों ने ये केस सुना हुआ है और ये केस 19 साल से लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है। जस्टिस उमर तामन दयाल साहब, सर मैं आपको बता दूँ मैंने इसमें तकरीबन मोर देन 31 करोड़ पेमेंट कर दी है। इसमें मुझे 7 साल सजा भी होगी, मैंने पूरी भी कर ली है। और 2006 के बाद से लेकर 2018 तक कोई पेमेंट नहीं हुई ना, 12 साल तक। और जस्टिस जावेद लहसन ने इसमें रिमार्क्स दिए हुए हैं कि एक दफ़ा उनको लिक्विडेटर ने कहा जी इतने लाख रुपये, उन्होंने कहा कोई लाखों करोड़ रुपये नहीं पे, 3-4 हज़ार की बात है, आप सेटल करें चीमा साहब के साथ ना। ये सर मैं ऑलमोस्ट 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जावेद साहब जो यहाँ से उठ के सुप्रीम कोर्ट में चले गए, मेरा केस पेंडिंग है आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। लास्ट टाइम साहब जब हियरिंग हुई थी पहले उसमें 5 जजेस थे, जज साकम साहब थे और उनके साथ 4 जजेस और थे, और ये मेरे हक़ में फैसला हुआ था। फिर लास्ट में हियरिंग जब कोविड का ज़माना था, तकरीबन 2 साल पहले आया था, उसमें 3 जजेस थे और उसके भी उनने फिर मेरे पास क्योंकि पैसे नहीं थे वकील करने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उस वक्त के, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, तो एक मुझे याद है एक जज थे वो गालमन अफरीदी साहब थे, जस्टिस अफरीदी जो ये चीफ जस्टिस थे पहले शावर हाई कोर्ट के, और अभी सुप्रीम कोर्ट के जज, ये भी उस बेंच में लेफ्ट साइड पे बैठे हुए थे जज साहब। फिर उन्होंने मुझसे पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी मैं साहब आपके पास पैसे हैं केस लड़ने के लिए? मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है केस लड़ने के लिए। और मज़े की बात यह है जस्टिस जावेद लहसन साहब, जो वकील मेरा वकील पेश हुआ ना आपके सामने सर इसमें मेरे केस में, इसमें सुप्रीम कोर्ट वाले केस में वही वकील मेरे मुखालफ पेश हो रहा है इसी केस में सेम केस में। तो अब क्या वो है ना। और सर जी एक और बात आप केले में लानी है जस्टिस उमर तामन दयाल साहब के, मेरे जो जस्टिस जावेद लहसन साहब और एक और जज मैं उनका नाम भूल गया हूँ, उन्होंने मेरे खिलाफ यानी मेरी एक अपील उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर में। ये बात है गालबन दिसंबर 2019 को मैं इनके सामने पेश हुआ था, और मैं 2 जजेस थे और एक जो जज रिटायर हो गए उनका नाम भी भूल गया मुझे, वो आप केस निकाल लीजिएगा, एक ही केस है CO 51 2003 वाला जो है। तो उन्होंने जो कहा कि जी हम उन्होंने मुझे सर वो मेरा केस रिजेक्ट कर दिया। असल में मैं उनको बताना चाह रहा था क्योंकि ये 2 जजेस जो ये 3 जजेस का पैनल था, उसमें सर जो 2 जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए ये लाहौर हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। सर जी जब आप लाहौर हाई कोर्ट में एक केस 1 साल या 2 साल या 3 साल सुन लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मैं आपके पास वही केस लेकर आऊँगा तो दोबारा आप वो केस नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पास आपने उस केस में यस या नो के कुछ फैसले दिए होंगे ना। तो सर जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी जस्टिस उमर तामन दयाल साहब
आपको भी ये नोटिस सर लेना चाहिए था, आपको ये नोटिस लेना चाहिए था कि जनाब ये $200 लेके आए। सर आज सबसे उमर दयाल साहब, आपसे पहले आपको पता है बहुत सारे जजेस रहे हैं, मैं 2-3 नाम जो बताता हूँ आपको, जैसे इफ्तार चौधरी की बात कर रहा हूँ सर। इफ्तार चौधरी जो था ये, उसके बाद भी बहुत सारे आए गए, आते जाते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहता है दुनिया का निज़ाम ना। तो उसके बाद ये है सर कि आपने भी रिटायर हो जाना है, मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, ठीक है, बड़ी पावर में था। और इसका एक वाक़या अपनी पावर का एज ए आर्मी ऑफिसर और एज जज मैं आपको बाद में सुनाऊंगा किसी टाइम पे। हम आज बात कर रहे हैं सर इस बात की, क्या अगर आपने कोई चाहते हैं कि कोई ऐसा काम कर दें जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे साहब ने पिछले 10 साल में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, यानी पाकिस्तान के अदलिया ने वो किया है, वो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर बैन लगाना। वो अल्ताफ़ हुसैन जो वो वहाँ बैठ के जो है उस उधर यूके में बैठ के एक टॉक्सिलो पर बैठ के उधर, और पाकिस्तान में कितने लोग मर्डर उसने करवा दिए, कितना उसने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की और इंडिया से राह से मदद ली, बहुत सारी चीज़ें उसने की। सर जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो इमरान खान साहब ने ये जो फर्स्ट क्रिएट की है मुल्क के अंदर, ठीक है, ये इन्होंने जो पाकिस्तान में मैच बनाया हुआ है कि मैं पता नहीं कितने लोग लाख लोग इकट्ठे कर लूँगा, ऊपर से एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब हैं, आपको पता है वो भी कितने सख्त तबीयत के मालक हैं। आपको सर वो वाक़या आप भी लाहौर करने वाले हैं, मैं भी लाहौर करने वाला हूँ, आप यहीं पर आयशा है हमारी। तो अब मतलब आपको भी डिफेंस लॉ में जा रहा हूँ मैं भी सर जी। अब आपको वाक़या याद होगा जो माडल टाउन में हुआ था ना, तो माडल टाउन और वाक़या कैसे आप सर गैस कर लीजिए कि जहाँ पे वो जो उनकी तारुल काजी साहब के जो लोग शहीद हो गए थे बहुत सारे। तो सर जी बात ये है, मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ आप बंद करवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दूसरा क्रेडिट ले सकती है, लेकिन मुल्क का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है, यानी सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि हमारा मीडिया मुकरना अदलिया सारे जो है एक ही चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं। सर जी अगर आपने अच्छा काम करना है तो आप ये कर दें कि पाकिस्तान में कोई शख्स भी 10 लाख 20 लाख 50 लाख लोगों को इकट्ठे नहीं कर सकता, ना हम करने देंगे, ना सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देगी। सर जी आप ये कर देंगे जैसे मैं आपको बताया पहले कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहा हूँ 2 साल, CO 51 2003 है, इसमें दिसंबर 2003 में मैं पाकिस्तान से चला गया था और मैं वापस आया हूँ अगस्त 2005 में। जनरल जस्टिस उमर दयाल साहब, आप और आपकी टीम के जो सारा जजेस हैं ना, आपको मिला के आप प्लस 16 या 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, आप एक मिल के 17 जज बैठ के एक अच्छा काम आप कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैन कर दें कि चाहे कोई शुएबुल्ला चीमा है, यानी मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान हूँ, चाहे कोई इमरान खान है, चाहे कोई जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब है, जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब है, जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब है, या जनाब फजलुर रहमान साहब है, या जमात इस्लामी वाले जो है सराजुल हक साहब हैं, या लियाकत बलोच साहब हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी है, बहुत लोगों के नाम हो जाए, या ख्वाजा साहब रिजवी साहब हैं, या जो हैं ये जमात दावा वाला जो आज बैन हुई है हाफिज़ सईद साहब हैं सर, या कोई भी शख्स है, तो आप बैन कर देंगे पाकिस्तान में अगले हुक्म तक, ये ना कि 10-20 साल के अगले ऑर्डर तक, चाहे 100 साल के ऑर्डर आपका वैलिड रहेगा। कोई शख्स भी 100 से ज़्यादा बंदे जमा नहीं करेगा ना, जिसने भी खिताब करना है वर्चुअल खिताब करेगा। आप 10-20 बंदे बिठा लें, इस तरह कैमरे के सामने बैठ जाएँ, जैसे मैं भी पेश होता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर सुप्रीम कोर्ट से वीडियो लिंक के जरिए। तो सर जी ये कहते हैं कि वीडियो लिंक के ऊपर जैसे पाकिस्तान से जैसे अमेरिका में होता है, जैसे जर्मनी में होता है कि वो हर एक हल्के के हिसाब से और हर एक दो, जैसे लेट से कि मिस्टर जो बाइडन ने बनना है और जो उनको मालूम होगा उनको पीक टाइम में आधा घंटा 2 घंटे बात करेंगे आपस में। सर इसी तरह आप कर दें पाकिस्तान में कि कोई जलसा जुलूस होगा ही नहीं ना, इससे पूरे अवाम का फ़ायदा हो जाएगा, पूरे मुल्क का सर फ़ायदा हो जाएगा। आप ये देखें सर जी कि जब इतनी लाखों मतलब लोग आ रहे हैं उधर मीनार पाकिस्तान में, DC को बहुत पड़ा हुआ है, इतनी पुलिस यूज़ हो रही है, पंजाब कांस्टेबल यूज़ हो रही है, जितनी एंटी राइट्स फोर्स हैं, कितना ज़्यादा फस क्रिएट हो जाता है, कितनी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, अदालतें ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है जी, पता नहीं क्या क्या कार्टून, इवन यहाँ तक देखें सर कि ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ वगैरह हैं, सॉरी ये शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज वगैरह कोर्ट में पेश होते हैं, सारी अदालतें सारी रोड पुलिस बंद कर देती है। लेकिन सर बात यह है कि आप इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दें कि 100 से ज़्यादा बंदे आप जमा ही नहीं कर सकते, चाहे आपका नाम आसिफ अली ज़रदारी साहब है, चाहे आप मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज है, शुएबुल्ला चीमा है, इमरान खान है, फजलुर रहमान साहब हैं, सराजुल हक साहब हैं। तो सर जी आप ये कर दें कि कोई बंदा यानी कि 100 से ज़्यादा लोग आप जमा ही नहीं करते, 100 को भी कम करके चाहें तो 50 कर दें। जिसने भी खिताब करना है वर्चुअल खिताब करे, अपनी ड्राइंग रूम में बैठे, अपनी पार्टी के उधर बैठे, जिसने खिताब सुनना है वो अपना उसके ऊपर लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल फ़ोन के ऊपर, और कोई किसी को इजाज़त ही ना हो कि वो जी मैं 10 लाख बंदे इकट्ठे करके मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, कि कभी किसी को हुकूमत को धमकी दे ही नहीं सकेगा। सर निप द ईवल इन द बड। इमरान खान साहब इस मुल्क को माफ़ी दें, आप तशरीफ़ ले आएँ जब आपका दिल करे, आप मेरे सामने बैठे हैं और अपनी अचीवमेंट बताएं कि आपके होते हुए आपके 40 महीने के दौर में कितने कत्ल जो पहले हो रहे थे और आपके दौर में नहीं हुए, उसी तरह हुए हैं, बच्चियाँ रेप हो रही थी उसी तरह हुई हैं, ठीक है, मुल्क में महंगाई बढ़ी थी उसी तरह हुई है, कोई सड़क आपने बनाई हो बड़ी, कोई मोटरवे बनाई हो, कोई डैम बनाया हो, ठीक है, आपकी सारी कामयाबियाँ जो हैं वो वर्चुअल हैं, वो ख्याली हैं कि जो वैसे हो रहा था वैसे हो रहा होता वो नज़र किसी को नहीं आया। और आज आप चाहते हैं कि ये आपने
यानी कि जो इवन पाकिस्तान आर्मी के जो रिटायर्ड ऑफिसर उसके भी 2 बड़े ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप जो है वो आपकी तरफ आ गया है और एक जो मतलब आपके अपोजिट चला गया है। या जैसे मैं हूँ बहुत सारे, यानी मैं समझ लूँ कि 10 में से अगर हम 100 पाकिस्तान में रिटायर्ड ऑफिसर हैं, 100 में से 80 अफसर समझते हैं कि जनरल बाजवा ठीक है, ठीक है जी, वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और हम इस बात पर इसलिए यकीन रखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जनरल बाजवा के पास है वो किसी के पास नहीं है ना। 0 पॉइंट वाला जवेद चौधरी, ये जो भी है आप ना, और आप सब लोग आप डाटा इकट्ठा कर लें 40 माह का। जितने मर्डर हुए हैं ज़रदारी साहब के दौर में उतने ही नवाज शरीफ साहब के दौर में, उतने ही इमरान खान के, जितने बच्चों के रेप उनमें हुए, एवरेज रेप भी वही हैं, एवरेज महंगाई भी वही 19-20% के बजाय इमरान खान ज़्यादा ही बढ़ाई होगी ना। मैं अपने रिटायर्ड आर्मी अफसर के, स्पेशली रिटायर्ड अफसर के ग्रुप जो इमरान खान को सपोर्ट कर, उससे पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ यार इसमें खूबी क्या है इस बंदे में, मुझे भी बताओ, मुझे खूबी क्यों नज़र नहीं आ रही ना, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ रिटायर्ड अफसर। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि मुझे इमरान खान में कोई खूबी नज़र नहीं आती। अगर मुझे चुनना पड़े पाकिस्तान में, मैं आप लोगों को आज लिस्ट दे देता हूँ कि अगर आपने कल इलेक्शन होना है, 1 साल बाद जब इलेक्शन होता है तो आपने वोट देना है, सबसे पहले आप अल्लाह सुब्हान तआला को, अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के बंदों को वोट दें, अपने नफ्स को वोट दें, अपने बच्चों को वोट दें, ठीक है, शुएब चीमा को वोट दें, तकबीर पार्टी को वोट दें। अगर आप इसको नहीं है पसंद आपके, तो उसके बाद सेकंड हमारे बाद आ जाती है जमात इस्लामी। आज जमात इस्लामी को वोट दें, सिराजुल हक साहब को वोट दें, ठीक है। आपका नहीं उससे टेम्पो बनता, आप साथ रिजी साहब हैं जो ये क्रेन वाले हैं ना, इनको वोट दें। अगर आप इनको भी नहीं, जैसे प्रेशर ग्रुप है मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो प्रेशर ग्रुप है वहाँ पे KPK की, यहाँ तक आप इनको वोट दें। यानी आप ऐसे लोगों को आगे लेके आए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल पर यकीन रखते हैं। इसके बाद भी अगर आपको में कोई पसंद नहीं है, आप पीपल पार्टी को जनाब असद ज़रदारी साहब को वोट दे देना और उनके बेटे ये जो बिलो रानी को वोट दे दें। तो उसके बाद अगर उनको नहीं वोट देना तो आप ये जो है मैडम मरीम नवाज साहब हैं या हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं या इनके वालिदैन हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इनको वोट दे दें। अगर आपने इनको भी वोट नहीं देना तो फिर आप, अगर आपने वोट फेंकना ही है, जलाना ही है और आपने इब्लीस को ही वोट देना है तो फिर आप इमरान खान को वोट दे दें। आज का वीडियो हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। ऑलमोस्ट शाम के 4 बज गए हैं। अभी हम अपनी असर की नमाज़ की तैयारी करेंगे। वीडियो सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरा और आपका और हम सब का हामी और नासर हो।